इंदौरी गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं अभिनंदन करता हूं। कल आपने 7 एजेस ऑफ ए मैन पोएम को पढ़ा था अपन को। 12th क्लास के सिलेबस की अपन बात करें तो 12th क्लास में 2 तरीके के पोएट्री के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आएंगे आपको एक स्टेंजा दिया हुआ होगा, उस स्टेंजा से 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर आपको स्टेंजा से फाइंड आउट करके लिखने होंगे। दूसरा सिस्टम जो क्वेश्चन का होगा वो डायरेक्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे जिनके आपको सेल्फ आंसर करने होंगे। आज अपन डिस्कस करेंगे कि स्टेंजा में से क्वेश्चंस को अपन को किस तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं आपको स्टेंजा वाइज चल रहा हूँ, स्टेंजा वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा। फर्स्ट स्टेंजा जो था अपना, दोबारा मैं आपको टीच कर रहा हूँ। All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exist and their intents, and one man in his time play many parts. His acts begin 7 ages. First स्टेंजा में कह रहा है कि all the world is a stage. According to the poet, whole world is just like a stage. कवि कहता है कि पूरा का पूरा संसार जो है वो एक रंगमंच है, एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, इस पर रहने वाले जितने भी स्त्री और पुरुष हैं उन सब का एक अभिनय है। वो एक एक्टर की तरह, एक अभिनेता की तरह अपने किरदार का निर्वहन करते हैं, अपने किरदार को निभाते हैं। They have their exist and their intents. उनका आना और चले जाना, जिस प्रकार से एक खिलाड़ी जो है, जिस प्रकार से एक रंगमंच का अभिनेता जो है वो मंच पे आता है और अपना अभिनय करके जैसे उसका अभिनय पूर्ण होता है वो मंच से चला जाता है, ठीक वैसे ही इस संसार में मनुष्य आता है और अपना अभिनय करता है और अपना अभिनय करके चला जाता है। His acts begin 7 ages. जितने भी काम अपने होल लाइफ में, अपने पूरे जीवन में करता है, कवि उसको 7 भागों में बांटता है। कवि के अनुसार मनुष्य जीवन जो है उसको उसने 7 भागों में विभाजित किया है, और वो 7 भाग कौन कौन से हैं वो अपने अगले स्टेंजा में पढ़ेंगे। अब इसके क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, व्हाई डज द पोएट कंपेयर मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर्स। कवि जो है स्त्री और पुरुष को खिलाड़ियों से या यूं कहें अभिनेता से क्यों कंपेयर करता है, उसकी तुलना जो है वो अभिनेता से क्यों करता है, इसके पीछे कारण है। आधा क्वेश्चन तो अपने इसमें से क्वेश्चन में से नहीं, द पोएट डज को जब अपन रिमूव करेंगे तो कंपेयर में अपन एस करेंगे। द पोएट कंपेयर्स मैन एंड वुमेन टू द प्लेयर्स बिकॉज all the men and women takes birth and die in the world. इस संसार में मनुष्य और पुरुष जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वो मर जाते हैं। In the same way, ठीक ऐसे ही the players have their intents and exist. ठीक वैसे ही जैसे रंगमंच पर अभिनेता आता है, अपना अभिनय करता है और अभिनय करके चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, what does the man do in his lifetime? मनुष्य अपने जीवन काल में क्या क्या काम करता है। कवि कहता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में तरह तरह के अभिनय करता है, जिसको वो 7 भागों में बांटता है। तो अपन कह सकते हैं कि कवि के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे रोल्स अदा करता है। तो ही प्लेज मेनी रोल्स अकॉर्डिंग टू द पोएम या अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार या कविता के अनुसार मनुष्य जो है बहुत सारे अभिनय करता है। तीसरा क्वेश्चन था इसका, what role does the man play in first age? तो आगे वाले स्टेंजा में आएगा जब अपन पढ़ेंगे। तो इसी स्टेंजा के 2 ही क्वेश्चन थे। पहला था कि कवि ने मनुष्य की और स्त्रियों की तुलना रंगमंच के अभिनेता से क्यों की है। रंगमंच के अभिनेता से इसलिए की है कि जिस प्रकार रंगमंच के अभिनेता अपने अभिनय को करते हैं और अपने अभिनय को करने के बाद वो रंगमंच से गायब हो जाते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद उसके जितने भी दायित्व उनका वो निर्भर करता है, एक दिन वो इस संसार से अलविदा हो जाता है, संसार से चला जाता है। दूसरा क्वेश्चन उसको कवि पूछ रहा है कि व्हाट डज द मैन डू इन हिज लाइफ टाइम। मनुष्य अपने जीवन काल में क्या क्या करता है। मनुष्य अपने जीवन काल में तरह तरह के अभिनय करता है, या यूं कहें वो अपने जीवन काल में बहुत सारे रोल्स अदा करता है। अगला स्टेंजा देखिए। एट फर्स्ट द इन्फेंट बचपन, चाइल्डहुड। सबसे पहले उसका बचपन शुरू होता है, उसका चाइल्डहुड शुरू होता है। मेवलिंग एंड प्लकिंग इन द नर्स आर्म, जहां उसका लालन पालन एक धाय माँ के, यूं कहें एक नर्स के हाथों में उसका लालन पालन होता है। Then the whistling schoolboy with his snakes and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. दूसरी स्टेज जो होती है वो उसकी होती है बॉयहुड की, या यूं कहें स्कूल जाने का जब उसका समय आता है,
तब की। तो स्कूल जाते समय उसकी तुलना कवि ने किससे की? घोंगे से की है। जिस प्रकार से घोंगा बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, बहुत धीरे धीरे वो चलता है, ठीक वैसे ही बच्चे को जब पहली बार स्कूल में भेजा जाता है तो उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो वो ये चाहता है कि कैसे भी मेरा समय जो है वो रास्ते में ही पूरा हो जाए, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसको कवि ने कहा है अनविलिंगली, बिना इच्छा के वो धीरे धीरे चल करके आगे बढ़ता है। इसका क्वेश्चन आगे, What role does the man play in his first age? मनुष्य अपनी पहली एज में कौन सा रोल अदा करता है? कौन सा रोल अदा करता है? An infant role। कौन सा करता है? An infant role। इसका सीधा सीधा आंसर होगा A man, दस को जब अपन रिमूव करेंगे तो पहले में एस ऐड कर देंगे। A man plays an infant role in his first age। यानी आपको बुक में से या टेक्स्ट में से आपको इतना ही मैटर लेना है, बाकी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। What role does a man play in his first age? तो अपन कहेंगे a man plays an infant role in his first age। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो बनेगा How does the school boy go to school? किस प्रकार से वो स्कूल जाता है? मैंने भी आपको बताया कि स्कूल वो जाता है अनविलिंगली, बिना इच्छा के, जस्ट लाइक ए घोंगे की तरह वो बिना इच्छा के जब अगला क्वेश्चन है हाउ डज द बॉय गो टू स्कूल? हाउ डज द स्कूल बॉय गो टू स्कूल? कि किस प्रकार से वो स्कूल जाता है? अब इसको कहेंगे अनविलिंगली, इस प्रकार से जाता है बिना इच्छा के, यानी उसको स्कूल जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कर्पिंग लाइक ए स्नेल, इसके जैसे एक घोंगे की तरह, घोंगा जिस प्रकार से धीरे धीरे चल करके आगे बढ़ता है वैसे ही वो भी आगे बढ़ता है। इस स्टेज के दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन तो था कि उसकी प्रारंभिक स्टेज में वो कौन सा रोल अदा करता है। तो प्रारंभिक स्टेज में उसका जो रोल होता है वो किसका होता है? एक इन्फेंट, बचपन का होता है। दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि हाउ डज द स्कूल बॉय गो टू स्कूल? कि स्कूल जाने वाला विद्यार्थी किस प्रकार से स्कूल जाता है? तो फिर इसका आंसर लिखेंगे अनविलिंगली। इसी में से लेना तो द बॉय डज हटाएंगे, गो में ईएस ऐड करेंगे तो हो जाएगा गोज टू स्कूल अनविलिंगली कर्पिंग लाइक ए स्नेल, बिना इच्छा के घोंगे की तरह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ वो स्कूल जाता है। तीसरा स्टेज है इसका एंड देन द लवर, थर्ड स्टेज जो है इसकी, थर्ड स्टेज किसकी है? इसकी लवर की, एक प्रेमी के रूप में वो तीसरी स्टेज में कभी उसको एक्सप्लेन करता है। एंड देन द लवर, तीसरी स्टेज जो है उसकी वो प्रेमी के रूप में है। सिंगिंग लाइक फर्नेस विद ए वॉवफुल ब्लेड, यहां उसकी तुलना एक भट्टी से की गई है कि जिस प्रकार से भट्टी में आग निकलती है, जिस प्रकार से भट्टी तपती है, जिस प्रकार से भट्टी में से ताप निकलता है, तो वैसे ही प्रेमी की अवस्था में व्यक्ति जो है अपने आप से बहुत टेम्परेचर युक्त होता है। विद ए वॉवफुल ब्लेड, और जो कौन सी चीजें गाता है? वॉफ ब्लेड, ब्लेड होता है वह सॉन्ग जो किसी की मेमोरी में गाया जाता है, किसी की याद में। और याद भी किस प्रकार की याद में गाया जाता है? विरह वेदना की जो याद होती है, विरह वेदना में जो गीत गाया जाता है उसको ब्लेड कहा जाता है। तो यहाँ वो जो है बहुत ही विरह की भावना के साथ आहें भरता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और किसकी प्रशंसा में गाता है? आईब्रो, आईब्रो ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की आईब्रो जो है, आईब्रो की भुएं, उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रेज में वो अपने सॉन्ग को गाता है, अपने गीत को गाता है। तो तीसरी स्टेज उसकी कौन सी होगी? फर्स्ट से अपन पढ़ी उसकी इन्फेंट, उसके बचपन की, जब वो नर्स की हाथों में पलता है। दूसरा उसका स्टेज हो गया स्कूल बॉय का, और थर्ड अपन पढ़ रहे हैं लवर का, प्रेमिका। प्रेमी के रूप में हमने उसको पढ़ा कि जस्ट लाइक ए फर्नेस, उसकी तुलना किससे की गई है? भट्टी से की गई है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा हाउ डज द लवर साई एंड वाइट? हाउ डज
the lover and why? कवि पूछ रहा है कि कवि जो है वो प्रेमी जो है गहरी आहें क्यों और कैसे भरता है, किसकी याद में भरता है? अपनी प्रेमिका की याद में। तो कहेंगे the lover sigh in remembrance of his mistakes, in remembrance of his mistakes, अपनी प्रेमिका की याद में वो आहें भरता है। और क्यों भरता है? He is very emotional because he is very emotional at that time, उस समय वो बहुत ज्यादा क्या होता है? भावुक होता है, इमोशनल होता है। तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इस कारण वह भट्टी के रूप में जलता है। क्वेश्चन बनता है हाउ डज द लवर साइन एंड वाई, कि कवि के अनुसार प्रेमी जो है वो आहें कैसे और क्यों भरता है? तो आहें वो भरता है अपनी मिस्ट्रेस की, अपनी प्रेमिका की याद में। और किस प्रकार से भरता है, क्यों भरता है? क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है, और भावुक होने के कारण ही वह अपनी प्रेमिका की याद में भट्टी की तरह जलता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज द लवर सिंग, किस प्रकार का सॉन्ग जो है, किस प्रकार का गीत जो है प्रेमी गाता है? मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्लेड गाता है, विरह वेदना का गीत गाता है। तो इसमें देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज द लवर सिंग, व्हाट काइंड ऑफ song does the lover sing, किस प्रकार का गीत वो गाता है? कैसा गाता है? वो गाता है वॉफुल ब्लैक, विरह वेदना का गीत गाता है। इसी में से ले लेंगे द लवर, डज हटाएंगे तो सिंग में एस ऐड कर देंगे। द लवर सिंग्स a woeful blade in remembering of her his beloved, अपनी प्रेमिका की याद में वो विरह वेदना का गीत गाता है। अगली जो चौथी स्टेज जो आती है, फोर्थ स्टेज जो आती है, वो होती है एज ए सोल्जर, एक सिपाही के रूप में। एक सिपाही के रूप में कवि जो है, एक सैनिक के रूप में कवि ने जो है मनुष्य को एक्सप्लेन किया। कौन सी स्टेज में? चौथी और फोर्थ स्टेज की अपन जब बात करें तो फोर्थ स्टेज में कवि ने मनुष्य की तुलना जो है एक सिपाही से की है, एक सैनिक से की है। क्या कहा है? देन ए सोल्जर, चौथी स्टेज में वह एक सिपाही के रूप में, एक सैनिक के रूप में, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें ताकत की, क्षमता की, योग्यता की कोई कमी नहीं है, जो पूर्णतया जोश से भरा हुआ है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, और उसकी चेहरे का जो भाव है उसकी तुलना चीता से की गई है। जिस प्रकार से चीता के चेहरे पे तेज होता है, आक्रामकता होती है, वैसे ही आक्रामकता सैनिक के चेहरे पर भी होती है। जीलियस इन हॉनर सडन एंड क्विक इन क्वेल, जो अपने मान सम्मान के लिए, जो अपनी मातृभूमि के मान सम्मान के लिए, जो अपने देश के मान सम्मान के लिए बहुत ही जिलेसियस है, और सडन एंड क्विक इन क्वेल, जो कि लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता है। यूं कहें जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने मान सम्मान के लिए, जो अपने राजा के लिए या जो अपने मालिक के लिए हर समय मरने मारने को उतारू रहता है, वो चौथी स्टेज एज ए सोल्जर उसकी की गई है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, एक शब्द आया है यहाँ, बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन क्या चीज है? बबल रेपुटेशन होती है क्षणिक, बबल होता है क्षणिक, रेपुटेशन होती है किसी की इज्जत, सम्मान, मान सम्मान के लिए। तो बबल रेपुटेशन से यहाँ क्या मतलब है? क्षणिक सम्मान, क्षणिक सम्मान, कुछ समय मिलने वाला सम्मान। इसको बबल रेपुटेशन क्यों कहते हैं? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं।
जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश की बूंदें धरातल पर गिरती हैं तो पहले से जो पानी है उस पानी में जैसे ही बाहर से बूंद गिरेंगी तो इस प्रकार का एक इस प्रकार की आकृति बनती है, जिसको हम बुदबुदा कहते हैं। पानी का बुदबुदे जैसी एक आकृति बनती है और इस बुदबुदे का लाइफ टाइम जो होता है, इसका जो जीवन काल होता है वो क्षणिक होता है, कुछ ही सेकेंड्स होते हैं, कुछ ही पल में ये जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया है बबल रेपुटेशन। जिस प्रकार बारिश के समय में बारिश होने के कारण बुदबुदा जो होता है वो कुछ क्षण के लिए जीवित रहता है, कुछ क्षण के लिए वो बनता है, उसका अस्तित्व जो है कुछ पल के लिए होता है और कुछ पल के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही सैनिक जो है वो भी किसके लिए जिंदा रहता है? बबल रेपुटेशन के लिए। बबल रेपुटेशन के लिए क्यों? तो कुछ क्षण के लिए उसको सम्मान मिलता है, उसके बाद में वो जब दुश्मन की वार होती है, गोलियां चलती हैं तो उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, वो भी शहीद गति को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक वैसे ही जिस प्रकार से बुदबुदे का समय जो है वो जीवन काल जो थोड़ा होता है, वैसे ही एक सैनिक का भी जीवन काल जो है वो अनिश्चित होता है, थोड़ा सा जीवन काल उसका होता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन माउथ तोप के मुंह में, यही योग है। तो कैनन माउथ का होता है तोप, तोप के मुंह से यहाँ मतलब है कि हर समय सैनिक जो है वो किसमें खड़ा रहता है? मौत के मुंह के सामने खड़ा रहता है। पता नहीं अगले ही क्षण में उसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, इसका उसे ज्ञान नहीं होता। यानी कुछ समय बाद उसके साथ कौन सी घटनाएं, कौन सी दुर्घटनाएं घटने वाली है, इसका उसे अंदाजा नहीं होता और वह हमेशा मौत के मुंह के सामने खड़ा रहता है। तो चौथी स्टेज जो मनुष्य की कवि ने बताई है वो बताई है एक सैनिक के रूप में। यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट कैन ए सोल्जर डू, what can a soldier do to seek the bubble reputation? क्वेश्चन है आपका, what can a soldier do to seek the bubble reputation? क्षणिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए कभी क्या सैनिक क्या करता है, किस प्रकार से वो प्रयास करता है कि उसको क्षणिक रेपुटेशन मिले? सीधी सी बात है कि फेसेस कैनन, वह तोप का सामना करता है, तोप के मुंह के सामने खड़ा रहता है, किसके लिए? अपने जीवन की रिस्क लिए हुए। तो ही फेसेस कैनन risking his life to get a bubble reputation. Bubble reputation प्राप्त करने के लिए to seek the bubble reputation he faces the canon, कि वह कुछ क्षण की सम्मान प्राप्त करने के लिए हमेशा तोप के मुंह के सामने खड़ा रहता है। अगला है, how does the soldier behave in the world? संसार में सिपाही जो है वो किस प्रकार का बिहेव करता है? How does soldier behave in the world? संसार में सिपाही का व्यवहार कैसा होता है, या यूं कहें कि वो लोगों के साथ, दूसरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है? मैसेज में कहा गया है चीजें, जीलियस इन हॉनर, हमेशा वो सम्मान पाने के लिए उत्सुक होता है। दूसरा है सडन एंड क्विक टू क्वेट, लड़ने मारने पर उतारू रहता है। और तीसरा है सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यानी तीन चीजें इसमें अपने को बतानी है। पहला है जीलियस इन हॉनर, सम्मान के लिए वह हमेशा उत्सुक रहता है। पहला इसका जो है वो है जीलियस फॉर हॉनर, जीलियस टू हॉनर, सम्मान के लिए वो हमेशा उत्सुक रहता है। दूसरा है उसका रैपिडली पिक अप टू क्वेट, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और तीसरा है टू सीक द बबल रेपुटेशन, टू सीक द बबल
रेपुटेशन। तीसरा जो है वो उसकी है क्षणिक सम्मान के लिए लड़ने के हम समय तैयार है। तो आपको उसका आंसर कैसा लिखना है? द सोल्जर इज रेडी टू जीलियस फॉर ऑनर, रैपिडली पिक अप टू क्वेल एंड टू सीक द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन के लिए भी वो हमेशा तैयार रहता है। अगली स्टेज जो है वो है उस एक न्यायाधीश के रूप में, एक जस्टिस के रूप में, एक जज के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में। क्योंकि जीवन का जो 5वीं स्टेज आती है तब तक मनुष्य जीवन का आधे से अधिक भाग जो है वो जीवन का जी लेता है। उस समय उसके पास जो स्थितियां होती हैं वो अपने आप को जज करने की होती हैं, संसार को जज करने की होती है कि मैंने जो काम किए हैं उनका जजमेंट कैसा है, लोगों के साथ मुझे किस प्रकार से जज करना चाहिए, वो भला और बुरा, अच्छा और बुरा, सही और गलत को जस्टिफाई करने की स्थिति में आ जाता है। अभी क्या कह रहा है देखिए, इन देन द जस्टिस, फिर वह न्यायाधीश के रूप में, इन फेयर राउंड बेरी विद गुड कैप एंड लाइन। इसमें सबसे पहले कवि ने न्यायाधीश का चेहरा कैसा होता है उसका वर्णन किया है। वो कह रहा है कि ही फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लाइन। उसका चेहरा जो है बिल्कुल गोल मटोल होता है, उसकी दृष्टि जो है वो बहुत गंभीर होती है। विद आईज सिल्वर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। बियर्ड दाढ़ी जो है उसकी वो फॉर्मल कट में होती है। फॉर्मल कट का मतलब कौन सा कट होता है? ऑफिशियल जिसको अपन कह सकते हैं, व्यवहारिक जिसको अपन कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसकी शेविंग जो है वो बनी हुई होती है। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंस। दो चीजें उसमें होती हैं, फुल ऑफ वाइज सॉस, उसके पास बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क होते हैं। वो अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, कहीं कहा गया है कि अनुभव की जो बात होती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। यानी जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है, और जहां कवि की कल्पना नहीं पहुंचती वहां जो व्यक्ति अनुभवी होता है वो पहुंच जाता है। तो इस स्टेज में आकर के व्यक्ति जो है उसके पास जीवन का खासा लंबा चौड़ा अनुभव होता है, और वो अपने अनुभव के माध्यम से इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें या यूं कहावतों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करता है। और ये स्टेज जो होती है वो उसकी बुद्धिमत्ता की स्टेज होती है, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस समय वो अपनी बुद्धिमत्ता युक्त जो पार्ट है उसको प्ले करता है, अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द जस्टिस। डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जस्टिस। न्यायाधीश की शारीरिक बनावट कैसी होती है उसका वर्णन पूछा है। इस स्टेंजा में न्यायाधीश की शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? पहले लाइन में कहा गया है राउंड पेडी विद गुड कैप एंड लाइन। पहले लाइन में कहा है कि उसका चेहरा जो है, उसका गोल मटोल पेट होता है, पूरा वो हेल्दी होता है। फिर कहा है इसने ही हैज ए बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। उसकी जो औपचारिक रूप से कटी हुई दाढ़ी होती है। दो ही फिजिकल अपीयरेंस है कि वो गोल मटोल होता है, और दाढ़ी जो है वो उसकी औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से कटी हुई होती है। अगला है हाउ डज द जस्टिस स्पीक। न्यायाधीश किस प्रकार की बातें करता है? हाउ डज द जस्टिस स्पीक। न्यायाधीश की भाषा कैसी होती है, किस प्रकार से वो लोगों के साथ वार्तालाप करता है, किस प्रकार से वो लोगों के साथ बोलता है। इसमें लास्ट के लाइन में दिया गया है फुल ऑफ वाइज सॉफ्ट एंड मॉडर्न इंस्टेंस। इसी में से आप लिख लीजिए द जस्टिस स्पीक्स फुल ऑफ वाइज सॉफ्ट एंड मॉडर्न इंस्टेंस। लास्ट की लाइन जो उसी को मैं कोट कर रहा हूं, एज इट इज लाइन जो है उसका आंसर बनेगी। स्टेंजा की जो सेकंड लास्ट लाइन है वो एज इट इज का आंसर है, और जिसका अर्थ होता है कि वह है बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों एवं आधुनिक उदाहरणों के माध्यम से, या बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करते हुए, आधुनिकता के उदाहरण देते हुए अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है। यानी उसमें मॉडर्न और एंशिएंट दोनों का मिक्सचर होता है। अनुभव का है वो उसका एंशिएंट है, और आधुनिकता को वो साथ में लेते हुए दोनों का मिक्सचर बना करके, दोनों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को लोगों तक समझाने का प्रयास करता है। ये आपके हो गए अपने
5 स्टेंजा कंप्लीट हो गए और 5 स्टेज अपने पढ़ लिए। पहली स्टेज जो थी उसकी बाल्यावस्था की, दूसरा स्कूल बॉय की, तीसरी स्टेज जो थी वो उसकी लोअर की थी, चौथी स्टेज जो थी वो उसकी सोल्जर की थी और पांचवी स्टेज जो थी वो उसकी जस्टिस की। पांचों के मैंने 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार करके देखना, स्टेंजा में से ढूंढ करके देखना। 2 स्टेंजा बचे हैं वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।